एक यूट्यूबर कर्नाटक में हुए एक 14 साल पुराने रेप और मर्डर केस पर एक वीडियो बनाता है। यूट्यूबर जैसे ही इस वीडियो को बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है तो यह वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है और वीडियो पर लाखों में व्यूज आते हैं। लेकिन यह वीडियो तब और ज्यादा चर्चा में आती है जब यह वीडियो अचानक से 4 मार्च सन 2025 को यूट्यूब से ही गायब हो जाती है। वीडियो के यूट्यूब से गायब होने के बाद पूरे राज्य में बहस होने लगती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वीडियो को यूट्यूब से ही हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, इस केस पर अभी तक जिसने भी बोलने की हिम्मत की है या फिर नाम लेकर इस केस पर वीडियो बनाई है, या तो उसे खामोश कर दिया गया है या फिर उसकी वीडियो को ही डिलीट करवा दिया गया है। इस बलात्कार और मर्डर केस की जांच लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई तक करती है, लेकिन कोई भी अपराधियों को पकड़ नहीं पाता है। इतना ही नहीं, जब यह केस अदालत में जाता है और इस केस का फैसला सुनाया जाता है तो अदालत का फैसला सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इस केस में लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई और अदालत ने जिस प्रकार अपना कार्य किया था उसे जानकर सब यही कहेंगे कि कुछ लोग कानून का किस हद तक मजाक बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस केस में जिन लोगों के नाम आए थे उन लोगों के नाम लेने पर भी कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कर्नाटक में 14 साल पहले जिसकी गूंज एक बार फिर से पूरे देश में गूंज रही है? आइए जानते हैं इस पूरे केस के बारे में। दोस्तों, एक कहानी को बनाने में काफी मेहनत लगती है और केस से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा करने में काफी समय लगता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। दरअसल कर्नाटक के धर्मस्थला में रहने वाली 17 साल की सौजन्या 9 अक्टूबर 2012 के दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। 17 साल की सौजन्या उजिरे क्षेत्र के एसडीएम यानी श्रीधर मंजू नाथेश्वरा कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के बाद 3:45 पर सौजन्या अपनी 2 सहेलियों के साथ घर वापस आने के लिए कर्नाटका रोडवेज की बस में बैठती है और अपनी दोनों सहेलियों के साथ स्नान घाट के पास नेत्रावती बस स्टैंड पर उतर जाती है। बस स्टैंड पर उतरने के बाद सौजन्या की दोनों सहेलियां अपने अपने घरों की ओर जाने लगती हैं और सौजन्या भी अपने घर की ओर जाने लगती है। इस जगह से सौजन्या का घर कुछ मिनटों की ही दूरी पर था, इसलिए सौजन्या रोज की तरह अपने घर जाने के लिए पैदल ही जा रही थी। जब सौजन्या घर की तरफ जा रही थी तो उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तभी रास्ते में उसके चाचा मिलते हैं जो कार लेकर कहीं जा रहे थे और उस समय लगभग 4:15 बज रहे थे। सौजन्या को देखकर उसके चाचा बिट्ठल घोड़ा सौजन्या से बोलते हैं कि जल्दी से घर चले जाओ, बारिश तेज होने वाली है। इतना कहकर सौजन्या के चाचा आगे जाने लगते हैं और सौजन्या तेजी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। सौजन्या लगभग 4:15 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन 6 बज जाते हैं पर सौजन्या घर नहीं पहुंचती है। जब 6 बजे तक भी सौजन्या घर पर नहीं पहुंचती है तो सौजन्या की मां अपने पति को फोन करके बताती है कि सौजन्या अभी तक घर नहीं पहुंची है। यह सुनकर सौजन्या के पिता तुरंत घर पर आ जाते हैं और सौजन्या के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रात होने लगती है पर सौजन्या घर नहीं आती है। जब रात तक भी सौजन्या घर पर नहीं पहुंचती है तो उसके माता पिता को चिंता सताने लगती है और वह अपने रिश्तेदारों और सौजन्या के दोस्तों से उसके बारे में पता करना शुरू करते हैं, लेकिन सौजन्या के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। चूंकि 4 बजे तो खुद उसके चाचा ने ही सौजन्या को घर की ओर जाते देखा था, तो फिर घर के पास से ही सौजन्या कहाँ गायब हो गई है, यह बात सौजन्या के घर वालों को समझ नहीं आ रही थी। जब सौजन्या के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है तो उसे ढूंढने के लिए लगभग 250 से 300 आदमी इकट्ठा होते हैं। चूंकि सौजन्या के गांव के सभी लोग आपस में बड़े ही मिलजुल कर और प्यार से रहा करते थे। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर सौजन्या को उस जगह से ढूंढना शुरू करते हैं जहां पर लास्ट बार उसके चाचा ने उसे देखा था। गांव के सभी लोग पूरा गांव छान मारते हैं और उसके आसपास का सारा जंगल भी छान मारते हैं, लेकिन सौजन्या का कुछ पता नहीं चलता है। जब कई घंटों की छानबीन के बाद भी सौजन्या का कुछ पता नहीं चलता है तो उसके माता पिता गांव वालों के साथ रात के समय ही बेलतांगड़ी पुलिस स्टेशन जाकर सौजन्या के गायब होने की सूचना देते हैं और पुलिस से सौजन्या को ढूंढने की गुहार लगाते हैं। चूंकि रात का समय था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और सौजन्या को गायब हुए 5 से 6 घंटे हो गए थे, इसलिए पुलिस वाले भीड़ को देखते हुए सौजन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं,
लेकिन रात में ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। पुलिस वालों ने सौजन्या के माता पिता से कहा कि सुबह होने का इंतजार करते हैं, क्या पता सौजन्या अपनी किसी सहेली के पास रुक गई हो और सुबह तक वापस आ जाए। सभी लोग पुलिस वालों की यह बात मान लेते हैं और घर वापस आकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। घर वापस आने के बाद सौजन्या के माता पिता पूरी रात उसके आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सौजन्या घर नहीं आती है और सुबह हो जाती है। रात से ही बारिश हो रही थी और सुबह होते होते सौजन्या के गायब होने की खबर उसके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। इसलिए सुबह होने पर एक बार फिर से सभी लोग मिलकर सौजन्या की तलाश शुरू कर देते हैं। अगले दिन यानी 10 अक्टूबर 2012 को सौजन्या को ढूंढते ढूंढते कई घंटे हो जाते हैं तो तभी कुछ ग्रामीणों को झाड़ियों में एक लड़की की लाश नजर आती है। जब सौजन्या के माता पिता को बुलाकर इस लाश की पहचान कराई जाती है तो यह लाश किसी और की नहीं बल्कि सौजन्या की ही निकलती है। अपनी बेटी की लाश देखकर सौजन्या के माता पिता और उसके परिवार वाले चीखने चिल्लाने लगते हैं। लाश मिलने की खबर जैसे ही पुलिस को पता चलती है वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। सौजन्या के दोनों हाथ उसके सोल से पीछे की तरफ एक पेड़ से बंधे हुए थे। सौजन्या के कमर से ऊपर के कपड़े फटे हुए थे और कमर के नीचे कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। इसके अलावा सौजन्या के प्राइवेट पार्ट पर पूरी तरह से मिट्टी पुती हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस जगह पर सौजन्या की लाश मिली थी वह जगह सौजन्या के घर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर थी। और एक दिन पहले जब ग्रामीण इस जगह पर सौजन्या को ढूंढ रहे थे तब इस जगह पर कोई भी लाश नहीं थी। सौजन्या की लाश मिलने के बाद एक बात बड़ी ही अजीब थी। जब सौजन्या की लाश मिली थी तब उसके कपड़े और बाल पूरी तरह से सूखे थे और उसकी लाश के पास पड़ा उसका बैग और किताबें बिल्कुल सूखी थीं, जबकि पूरी रात बारिश हुई थी। इस बात से यह बिल्कुल साफ था कि सौजन्या को कहीं और मारा गया था और बाद में उसकी लाश को यहां लाकर डाला गया था। सौजन्या के एक पैर का जूता और उसका छाता भी गायब था। लाश को देखने से ही लग रहा था कि सौजन्या के साथ काफी दरिंदगी की गई है। सौजन्या की लाश की सूचना पाकर हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे। पुलिस किसी तरह सौजन्या के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। सौजन्या की बॉडी जिस अवस्था में मिली थी उसे देखकर हजारों लोग काफी गुस्से में थे और दोषियों को पकड़ने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद 11 अक्टूबर 2012 के दिन 5 लोगों की नजर इसी इलाके में स्थित बाहुबली स्टैचू के पास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ती है। जैसे ही ये 5 लोग इस व्यक्ति के नजदीक आते हैं तो यह भागने लगता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो यह अपना नाम संतोष राव बताता है। क्योंकि यह संतोष राव इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, इसीलिए ये लोग पहले इसको काफी मारते हैं और फिर इसे पकड़कर उसी बेलतांगड़ी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां पर सौजन्या के माता पिता ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस से कहते हैं कि ये ही सौजन्या का रेपिस्ट और कातिल है, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस संतोष राव को काफी मारती है और उसे पकड़कर उस जगह पर ले जाती है जहां पर सौजन्या की लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस संतोष राव के साथ उस जगह के आसपास की छानबीन करती है तो वहां से सौजन्या का एक अंडरगारमेंट मिल जाता है जिसे पुलिस सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। इसके बाद 12 अक्टूबर सन 2012 को पुलिस संतोष राव को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है और सौजन्या के कातिल और रेपिस्ट को पकड़े जाने का दावा कर देती है और कहती है कि हमने इस केस का खुलासा कर दिया है। इसके बाद पुलिस मीडिया कर्मियों के सामने संतोष राव को लेकर इस केस का खुलासा करती है और उसके द्वारा बरामद किए गए अंडरगारमेंट को सबूत के तौर पर मीडिया कर्मियों दिखाती है। लेकिन जब सौजन्या की मां उस अंडरगारमेंट को देखती हैं तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। इसके अलावा सौजन्या के माता पिता और बाकी लोग उन 5 लोगों के नाम जानकर चौंक जाते हैं जो संतोष राव को पकड़कर थाने लाए थे। इसलिए सौजन्या के माता पिता और बाकी सब लोग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि सौजन्या का रेप और मर्डर संतोष राव ने किया है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण था। अब इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इस केस की कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। अब तक आप लोग इस केस को जैसा समझ रहे थे, यह केस वैसा नहीं है, क्योंकि यह केस बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। हम इस कहानी में असली पात्रों के नाम नहीं ले सकते हैं
क्योंकि उन 5 लोगों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है कि हमारा नाम कोई भी ना ले। लेकिन आप इशारों में ही समझ जाओगे कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। दरअसल सौजन्या के माता पिता संतोष राव को इसलिए रेपिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जब 11 अक्टूबर को पुलिस ने यह दावा किया था कि हमने सौजन्या के रेपिस्ट और मर्डरिस्ट को पकड़ लिया है, तो उस दिन रात को बेलतांगड़ी पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले सौजन्या के घर आए थे और सौजन्या की मां से जांच के नाम पर उसके कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहा था, जिसके चलते सौजन्या की मां ने पुलिस वालों को उसके कपड़े दिखाए थे। इस दौरान पुलिस वाले सौजन्या के कपड़ों से उसका एक अंडरगारमेंट अपने साथ ले गए थे और इसी अंडरगारमेंट को दिखाते हुए पुलिस ने मीडिया कर्मियों को बताया था कि ये अंडरगारमेंट हमने संतोष राव की निशानदेही पर घटनास्थल से बरामद किया है। दूसरा कारण यह था कि जो 5 लोग संतोष राव को बाहुबली स्टैचू के पास बनी मंदिर की सीढ़ियों से पकड़कर पुलिस थाने ले गए थे, उन लोगों में से 3 इसी मंदिर के ट्रस्ट में काफी बड़े पदों पर कार्यरत थे, या यह कह लीजिए कि इन 3 लोगों का ही इस मंदिर पर पूरी तरह से नियंत्रण है, जिन लोगों का नाम लेने से भी कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इसीलिए सौजन्या के माता पिता के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि सौजन्या का रेप और मर्डर संतोष राव ने किया है और असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं। कुछ समय बाद सौजन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौजन्या के साथ रेप की पुष्टि हो जाती है। इसके अलावा सौजन्या के पूरे शरीर पर दरिंदगी के निशान मिलते हैं और गले पर उसके आई कार्ड के धागे से गला घोंटने का निशान भी मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि सौजन्या के साथ काफी दरिंदगी की गई है, तो लोग कातिलों और रेपिस्टों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफी दबाव बनाने लगती है। इसी दौरान सौजन्या की फॉरेंसिक रिपोर्ट और संतोष राव की मेडिकल रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, क्योंकि सौजन्या की बॉडी और नाखूनों से जो सैंपल मिले थे, जैसे सिमन, बाल, स्किन, खून या मिट्टी, इनमें से किसी भी चीज का सैंपल संतोष राव से नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर संतोष राव की बॉडी से जो सैंपल मिले थे, उनमें से एक भी सैंपल सौजन्या से मैच नहीं कर रहा था। इसके अलावा संतोष राव की बॉडी से 2 सैंपल मिले थे, जो एक उसका अपना और दूसरा किसी पुरुष का था। गिरफ्तारी के बाद संतोष राव को पुलिस द्वारा काफी मारा पिटा गया था, जिसके चलते उसके शरीर और कमर पर 17 गंभीर चोटों के निशान थे। संतोष राव की कमर पर लगी खरोचों के बारे में तर्क देते हुए पुलिस ने बताया था कि जब संतोष राव सौजन्या का रेप कर रहा था, तो उस समय सौजन्या ने अपने आप को बचाने के लिए उसे खरोचा था, जबकि संतोष राव की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह एक बीमारी के कारण सही से संबंध बनाने में सक्षम ही नहीं था। इन सारी मेडिकल रिपोर्टों और सबूतों के होने के बावजूद भी पुलिस अपनी बात पर अड़ी रहती है और संतोष राव को ही असली दोषी बताती रहती है। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोग पुलिस की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और लगातार मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े उन ताकतवर लोगों को गिरफ्तार करने की मांग करते रहते हैं। इसके बाद आखिरकार नवंबर 2012 को, यानी 1 साल बाद, कर्नाटक सरकार यह केस लोकल पुलिस से लेकर सीआईडी को दे देती है। अपने हाथों में केस लेने के बाद सीआईडी इस केस की जांच शुरू करती है और उन ताकतवर लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देती है, ये जानकर प्रोटेस्ट कर रहे लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। जांच करने के बाद सीआईडी अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल करती है और अदालत को बताती है कि इन ताकतवर लोगों में से जो सबसे अहम था, वह घटना वाले दिन यानी 9 अक्टूबर 2012 के दिन घटनास्थल यानी धर्मस्थला में था ही नहीं, बल्कि वह उस दिन विदेश में था और सबूत के तौर पर सीआईडी अदालत में पासपोर्ट, वीजा सब कुछ दिखा देती है। इसके अलावा सीआईडी अदालत को यह भी बताती है कि जो बाकी के लोग हैं, वे उस दिन घटनास्थल से बहुत दूर यानी किसी दूसरे शहर में थे। इस बात पर जब सौजन्या के वकीलों ने पूछा था कि इस बात का क्या सबूत है कि ये लोग घटना वाले दिन वहां मौजूद नहीं थे, तो इस बात का कोई भी सबूत पुलिस या सीआईडी अदालत में पेश ही नहीं करती है। आखिरकार 1 महीने बाद इन सब बातों के बावजूद सीआईडी लोकल पुलिस की जांच को सही ठहराते हुए अदालत को बताती है कि संतोष राव ही सौजन्या का असली गुनहगार है। इसके बाद सीआईडी के चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि संतोष राव ही सौजन्या का असली कातिल और रेपिस्ट है और संतोष के खिलाफ हमारे पास कई सबूत हैं।
इसके अलावा सीआईडी के हेड मीडिया को यह भी बताते हैं कि इस केस से उन ताकतवर लोगों का कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में लोकल पुलिस की जांच से लोगों को लग रहा था कि संतोष को पकड़कर पुलिस से गलती हुई है, लेकिन जब सीआईडी भी लोकल पुलिस की बातों को सही ठहरा देती है तो लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वे फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सीआईडी भी उन ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो असली गुनहगार हैं। इस बार लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क जाता है कि 1 साल बाद कर्नाटक सरकार को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ती है, क्योंकि सीआईडी के फैसले के बाद लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद नवंबर 2013 को सीबीआई इस केस को सीआईडी से अपने पास ले लेती है और केस की जांच शुरू कर देती है। दूसरी ओर सौजन्या के माता पिता अपने वकीलों के द्वारा सेशन कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि इस केस में संतोष राव ही नहीं बल्कि मंदिर से जुड़े उन ताकतवर लोगों को भी आरोपी बनाया जाए जिन्हें अभी तक लोकल पुलिस और सीआईडी बचाती आ रही है। सेशन कोर्ट सौजन्या के माता पिता की इस अर्जी को स्वीकार कर लेती है और एक ऑर्डर पास करके उन ताकतवर लोगों को भी आरोपी बनाने के लिए कहती है। जैसे ही कोर्ट के इस ऑर्डर के जरिए इन ताकतवर लोगों को आरोपी बनाया जाता है तो यह लोग तुरंत कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचकर स्टे ले लेते हैं, जिसके चलते इन ताकतवर लोगों को आरोपी नहीं बनाया जाता है और केवल संतोष राव पर ही मुकदमा चलाया जाता है। इसी दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आता है और इस ऑर्डर के जरिए कहा जाता है कि इस केस में कोई भी व्यक्ति उन ताकतवर लोगों के नाम नहीं लेगा। खैर, इसके बाद 4 सालों तक लगातार इस केस की सुनवाई चलती रहती है। सीबीआई ने यह केस नवंबर 2013 में सीआईडी से अपने हाथों में लिया था और 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है और अपनी चार्जशीट के जरिए अदालत को बताती है कि संतोष राव ही इस केस में असली आरोपी है। आखिरकार लोकल पुलिस के बाद सीआईडी और सीआईडी के बाद सीबीआई भी उन ताकतवर लोगों को इस केस से किनारे कर देती है और केवल संतोष राव के खिलाफ ही इस केस में मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद सौजन्या और संतोष राव के वकील अदालत के सामने इस केस में लोकल पुलिस, सीआईडी और सीबीआई के द्वारा की गई जांचों की पोल खोलना शुरू करते हैं। इस केस में कुछ ऐसी मुख्य बातें और सबूत थे जिन्हें लोकल पुलिस, सीआईडी और सीबीआई ने कभी अपनी चार्जशीट में अदालत के सामने रखा ही नहीं था। तो चलिए एक एक करके उन सारी बातों को जानते हैं जिन्हें लोकल पुलिस, सीआईडी और सीबीआई ने कभी अदालत के सामने आने ही नहीं दिया था। नंबर 1, जब 9 अक्टूबर 2012 को जिस बस में बैठकर सौजन्या स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उस बस में 360 डिग्री एंगल का एक कैमरा लगा हुआ था। इसके अलावा जिस जगह पर सौजन्या बस से उतरी थी उस जगह पर भी एक कैमरा लगा हुआ था, लेकिन कभी भी लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई ने उन कैमरों की जांच नहीं की थी जिससे यह पता लगाया जा सके कि उस वक्त सौजन्या के आसपास कौन लोग थे। नंबर 2, इस केस में 2 लड़कियों ने पुलिस और सीआईडी को गवाही भी दी थी जो सौजन्या की क्लासमेट थी। जब सौजन्या अपनी इन दोस्तों के साथ बस स्टॉप पर उतरी थी तो सौजन्या और उसकी 2 दोस्त अलग अलग रास्तों पर अपने अपने घरों की ओर जा रही थी। तभी सौजन्या की दोस्तों के पास से 2 लड़के गुजरते हैं और वह कहते हैं कि यह जगह ठीक नहीं है और यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए कहीं और ट्राई करते हैं। यह बात सौजन्या की एक दोस्त ने अपने कानों से सुनी थी और यह बाइक सवार कोई और नहीं बल्कि उन्हीं ताकतवर लोगों में से थे जो उस दिन मंदिर की सीढ़ियों से संतोष राव को मारते हुए बेलतागढ़ी पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। नंबर 3, जिस दिन सौजन्या गायब हुई थी उससे अगले दिन दूसरी गवाह यानी सौजन्या की ही दोस्त ने 3 लड़कों में से 2 को यह कहते हुए सुना था कि पूरी रात बारिश हुई है और कोई सबूत नहीं बचा होगा। इन 3 लोगों में से 2 वही लोग थे जो संतोष राव को पीटते हुए थाने ले गए थे। सौजन्या की इन दोनों दोस्तों ने पुलिस को गवाही दी थी पर पुलिस ने कभी भी कोर्ट में इनकी गवाही कराई ही नहीं थी। नंबर 4, जब 10 अक्टूबर 2012 को जंगल में सौजन्या की लाश मिली थी तो उस समय पुलिस ने ना तो उस जगह की वीडियोग्राफी कराई थी और ना ही मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया था। नंबर 5, जिस वक्त सौजन्या की बॉडी पुलिस ने झाड़ियों में से बरामद की थी तो उस समय उसके कपड़े और बाल सूखे थे। इसके अलावा उसके पास में ही उसका बैग और किताबें पड़ी थीं जो बिल्कुल सूखी थीं, जबकि पूरी रात बारिश हुई थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि सौजन्या को कहीं और मारा गया है और फिर उसकी बॉडी को यहां लाकर फेंका गया है।
लेकिन लोकल पुलिस ने कभी इस बात की जांच की ही नहीं थी। नंबर 6, सौजन्या का पोस्टमार्टम डिम लाइट में किया गया था और सौजन्या की बिसरा रिपोर्ट भी कभी अदालत में पेश नहीं की थी। नंबर 6, सौजन्या की बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स पर जितने भी डीएनए मिले थे उनमें से एक भी संतोष राव से मैच नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सौजन्या की बॉडी पर जो सीमन मिले थे वह भी संतोष राव से मैच नहीं कर रहे थे। नंबर 7, पुलिस ने संतोष राव के द्वारा जिस अंडरगारमेंट की बरामदगी की दिखाई थी वह अंडरगारमेंट पुलिस सौजन्या की मां से लेकर गई थी। नंबर 8, संतोष राव की बॉडी पर जो डीएनए मिले थे उनमें से कोई भी सौजन्या के डीएनए से मैच नहीं कर रहे थे। नंबर 9, पुलिस ने कभी भी उन ताकतवर लोगों की कॉल डिटेल हासिल नहीं की थी जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह ताकतवर लोग घटना वाले दिन कहां पर थे। नंबर 10, इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर योगेश कुमार सौजन्या की बॉडी पर मिले सिमन और उसके नाखूनों में मिले बालों के नमूनों को 18 नवंबर 2012 को फोरेंसिक लैब में भेजते हैं। जब 8 दिन बाद इन नमूनों की लैब में जांच की जाती है तो यह सबूत पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और फोरेंसिक लैब में कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि यह नमूने किसके हैं। इन सभी बातों को देखते हुए लोकल पुलिस, सीआईडी और सीबीआई ने पहले दिन से ही यह मान लिया था कि इस केस में कुछ नहीं होना है और ना ही हमें कुछ करना है, इसलिए इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया गया था। चूंकि पुलिस ने संतोष राव को 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार गिरफ्तार किया था और 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने पहली बार अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और फिर संतोष राव के खिलाफ यह मुकदमा 6 साल तक चला था। इन 6 सालों में कभी भी सीबीआई ने सौजन्या के वकीलों के द्वारा दिए गए सबूतों और बातों को कभी अदालत के सामने नहीं रखा था। आखिरकार 16 जून को 2023 को कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहती है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि इस केस में संतोष राव किसी भी तरह से दोषी है, जिसके चलते लगभग 11 साल बाद अदालत संतोष राव को बरी करने का फैसला सुना देती है। जब 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उस समय से लेकर 16 जून 2023 तक 4 गवाहों की मौत भी हो जाती है और इस केस में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाता है। आज भी यह केस अनसोल्व है और आज तक भी यह पता नहीं चल पाया है कि सौजन्या के असली गुनहगार कौन है। इस केस में पुलिस का एक और खेल जानकर आप चौंक जाएंगे। बेलतांगड़ी पुलिस के अनुसार संतोष राव 8 नवंबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला शहर में आया था और संतोष राव ने सौजन्या का मर्डर और रेप किया था, लेकिन सौजन्या के रेप और मर्डर से 1 महीने पहले 21 सितंबर 2012 को धर्मस्थला में ही एक और महिला का रेप और मर्डर हुआ था। इस केस में भी बेलतांगड़ी पुलिस ने संतोष राव को ही आरोपी बनाया था और उस समय बताया था कि संतोष राव पहली बार 20 सितंबर 2012 को धर्मस्थला आया था और इसी ने 21 सितंबर 2012 को इस महिला का रेप और मर्डर किया है। ताज्जुब की बात यह है कि यह सब तारीख पुलिस रिकॉर्ड में बाकायदा दर्ज है। अब आप समझ सकते हैं कि इस केस में पुलिस से लेकर सभी ने कितना बड़ा खेल खेला था। इस केस में सभी जानते हैं कि अपराधी कौन है, पर मजबूरी देखिए, उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मंदिर से जुड़े इन ताकतवर लोगों की कुछ डरावनी कहानियां जानते हैं। दरअसल बहुत साल पहले इन्हीं ताकतवर लोगों के मंदिर में 60 साल के नारायण के पिता मंदिर में सेवा किया करते थे। उनका मुख्य काम हाथियों की देखभाल करना था, जिसके चलते मंदिर से जुड़े यह ताकतवर लोग नारायण के पिता की सेवा से काफी प्रसन्न हो गए थे और बदले में उन्हें जीवन बसर करने के लिए कुछ जमीन दान में दे दी थी। इस जमीन पर अब 60 साल का नारायण अपने परिवार के साथ रहता था। ये ताकतवर लोग कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा वजूद रखते हैं और तभी इन्हें पता चला कि इस जमीन पर हाईवे निकलने वाला है, जिसके चलते इस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, जिस वजह से इन्हीं ताकतवर लोगों के परिवार वाले अपने बुजुर्गों के द्वारा दी गई जमीन को 60 वर्षीय नारायण से वापस मांगने लगते हैं। लेकिन नारायण इस जमीन को देने से साफ इनकार कर देता है। इस बात को लेकर ताकतवर लोग इतने ज्यादा नाराज होते हैं कि पहले तो नारायण के परिवार को काफी डराते और धमकाते हैं और फिर उनके घर की लाइट और पानी भी काट देते हैं, जिस वजह से नारायण की पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। पर नारायण अपनी 45 वर्षीय बहन यमुना के साथ वही रहते हैं।
जब नारायण किसी भी तरह से जमीन वापस देने के लिए तैयार नहीं होता है तो 21 सितंबर 2012 को यानी सौजन्या की मौत से ठीक 20 दिन पहले रात के समय नारायण के घर में कुछ लोग घुस जाते हैं और नारायण की 45 वर्षीय बहन यमुना के साथ रेप करते हैं और रेप के बाद यमुना और उसके भाई नारायण को कई टुकड़ों में काट देते हैं। इसके बाद इस केस को लूटपाट का रंग देने के लिए घर में आग लगा देते हैं और इस केस में भी संतोष राव को आरोपी बनाया जाता है जो मानसिक रूप से बीमार था। इसी धर्मस्थला से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानते हैं। दरअसल सन 1979 को इन्हीं ताकतवर लोगों के स्कूल में वेदावल्ली नाम की एक महिला टीचर के रूप में पढ़ाती थी और वेदावल्ली की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका स्कूल में हेड मास्टर बनना तय था। लेकिन जब स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होती है तो वेदावल्ली की जगह उनकी जूनियर को स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया जाता है। चूंकि वेदावल्ली लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी और उनके जूनियर अपर कास्ट से आती थी, इसीलिए स्कूल से जुड़े ताकतवर लोग वेदावल्ली की जगह उनकी जूनियर को प्रिंसिपल बना देते हैं। इस बात से नाराज होकर वेदावल्ली अकेली ही स्कूल के बाहर खड़ी होकर धरना प्रदर्शन करने लगती है। यह सब देखकर स्कूल से जुड़े लोग वेदावल्ली को यह सब करने से मना करते हैं, लेकिन वेदावल्ली बिना डरे अकेली ही प्रोटेस्ट करती रहती है, जिसका नतीजा यह होता है कि एक दिन वेदावल्ली के पति डॉक्टर BR हराले, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वह घर वापस लौटते हैं तो अपने घर का मंजर देखकर डर जाते हैं। घर के अंदर वेदावल्ली का शव पड़ा हुआ था। वेदावल्ली का पहले बलात्कार किया गया था और फिर उसकी लाश को जला दिया गया था। अब इस कहानी में भी पुलिस का खेल देखिए। जब वेदावल्ली के पति पुलिस में कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो कंप्लेन लिखने की वजह उल्टा उनको ही बिना सबूत के ही दोषी ठहरा दिया जाता है, जिसके चलते वेदावल्ली के पति BR हराले को 3 साल तक जेल में रहना पड़ता है और आज तक भी वेदावल्ली को इंसाफ नहीं मिला है। सन 1986 को इसी धर्मस्थला में पंचायती इलेक्शन थे। इस इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही मजबूत नेता M.K. देवानंद चुनाव लड़ रहे थे। M.K. देवानंद उन्हीं ताकतवर लोगों के कैंडिडेट के सामने चुनाव में खड़े थे और उनका जीतना तय था, लेकिन ताकतवर लोग इन्हें जीतता नहीं देखना चाहते थे, इसलिए ताकतवर लोग इन्हें धमकी देना शुरू करते हैं। लेकिन जब M.K. देवानंद धमकियों से नहीं डरते हैं तो अचानक 22 दिसंबर 1986 को उनकी बेटी पद्मा लता गायब हो जाती है। M.K. देवानंद अपनी बेटी को काफी तलाशते हैं, लेकिन पद्मा लता का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है और फिर 17 फरवरी 1987 को उनके घर के पास ही जंगलों में पद्मा लता की लाश मिलती है। पद्मा लता की उम्र भी सौजन्या के जितनी ही थी। इस केस में भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई थी और ना ही किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई थी और केस को बंद कर दिया गया था। धर्मस्थला में हुए अपराधों का कुआं इतना गहरा है कि इन्हें जानकर वहां के लोग सहम जाते हैं। इसी धर्मस्थला में एक बहुत ही ईमानदार पुलिसकर्मी गिरीश रहा करते थे। गिरीश ने पुलिस डिपार्टमेंट में फैले करप्शन को देखते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। जब गिरीश को सौजन्या केस के बारे में पता चला था तो उन्होंने अपने स्तर से इस केस की छानबीन की थी। इस छानबीन के दौरान गिरीश को पता चला कि धर्मस्थला और उसके आसपास के क्षेत्र में 490 से ज्यादा केस अनसोल्व है, जिसमें से 94 केस लड़कियों के गायब होने के हैं, जिनका आज तक यह नहीं पता चल सका कि यह 94 लड़कियां कहां गायब हो गई हैं। आज भी गिरीश इन सभी केसों को अपने स्तर से पूरी ईमानदारी और मेहनत से दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस केस में अभी तक किसी को भी यह पता नहीं चल पाया है कि जिस दिन लास्ट बार सौजन्या के चाचा ने उसे घर जाते हुए देखा था तो उसके बाद सौजन्या किस प्रकार गायब हो गई थी। सौजन्या के केस पर दोबारा सुनवाई कराने पर विचार चल रहा है। अब देखना यह है कि धर्मस्थला में हुए इन अपराधों को करने वालों के पाप का घड़ा कब फूटता है। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।